क्या है, मैं ये सोचता हूँ कि उसका मूल क्या है, और आपको पता है मैं उसके पीछे का तत्व ढूंढने की कोशिश करता हूँ कि ऐसा कहा क्यों, इसको कोई कारण है या नहीं है। और फिर एक ही प्रकार के ज्योतिष पे अनेक प्रकार के ग्रंथ लिखे गए हैं, और हर एक का मत अलग अलग है। तो क्या वो गलत है? मुझे लगता है वो गलत कुछ भी नहीं है उसमें। किस ओर से हम उसको अप्रोच कर रहे हैं ये देखते हैं। तो जो मेरी आदत है पहले से कि मैं बोलता हूँ कि कम से कम हम ये कर देंगे कि किस किस प्रकार से देखा है, और उसको हम प्रयोग सोचना, मैं इस प्रकार से बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, तो फिर से उसको बताने में कोई मतलब है नहीं। स्टैंडर्ड योग मालूम है, कोई तकलीफ नहीं। पर ऐसा क्यों कहा होगा, इसका जब हम विचार करेंगे, तो जब विचित्र प्रकार का कोई प्रश्न के वक्त कुंडली आ जाएगी, तो हमें उसको थोड़ा सा शायद उससे भी क्या हो सकता है ये सोचने में मदद मिल सकती है। तो मैं इसी प्रकार से बोलूंगा, कोई मैं कुछ सिखाने वगैरह वाला नहीं है, आप लोग ऑलरेडी पढ़े हुए हो, आपको मालूम है। मैं सिर्फ एक दृष्टिकोण देना चाह रहा हूँ, और अलग अलग प्रकार से क्यों देखे जाते होंगे इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इसलिए मैं कोई किसी को सिखाने वाला नहीं हूँ, आप लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं उसको। स्टैंडर्ड योग सबको मालूम है ना? तो इसलिए आप निराश मत होना कि नया कुछ बता नहीं रहे। तो हम वो पुराने वाले लोग हैं ना, तो पुरातन यानी जब सर जो एक जो जो सदा नूतन रहता है उसी को पुरातन कहते हैं, ऐसा कहते हैं, है ना सर? सर एक रिक्वेस्ट और रहेगी जी सर। कि आपने इन्होंने जो प्रश्न कुंडली या प्रश्न चीजें पढ़ के आए हैं, हाँ ये हाँ। मॉडल मेथड पढ़ के आए हैं। हाँ, तो और इनको हाँ, बोलने कई विधियां हैं, तो कई ये लोग विधियां हैं, उनके बारे में अगर आप बताएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, वहां पे कैसे नहीं, इस्तेमाल किया। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, परंतु हर एक का मत अलग अलग रहेगा, उसका कारण भी मैं बताने वाला हूँ। यानी मैं ऐसी कोशिश करूंगा कि क्यों वही प्रश्न कुंडली, वही स्टैंडर्ड किताब लेने के बाद में दो या तीन लोग अलग अलग ढंग से उसको बोल सकते हैं। ये इसलिए कर रहा हूँ कि कभी एक आध बार किसी का गलत उत्तर आ जाए, तो उसे चिंता करने की जरूरत नहीं, अलग अलग दृष्टि से हर चीज देखी जाती है। और उसका उत्कृष्ट उदाहरण जो है वो प्रश्न का, यदि हम देखना चाहें, एक किंवदंती है, ऐसा आप कह सकते हैं कि गुरु और शुक्र, ये दोनों भी विद्वान माने। शुक्र को तो ज्योतिषी भी कहा गया, आपको पता है। तो ऐसा कहते हैं कि पुराने जमाने में ब्राह्मण जाते थे तो घूमते हुए जाते थे, जहां भी बैठ गए वहां बैठ गए, तो लोग जमा हो जाते थे उनको पूछने के लिए। तो ये दोनों बैठे थे, गांव के लोग उनकी बातें सुन रहे थे ज्ञान की। तो इतने में एक महिला रोते हुए आई कि मेरा बच्चा गुम गया है, और कहाँ गया है पता नहीं है। और उसके हाथ में एक बाल्टी थी, एक सॉरी, बाल्टी नहीं थी, एक टूटा हुआ रस्सा था। तो गुरु ने कहा कि देखो ऐसा है कि आप कहाँ से आई? तो बोले मैं कुएं से पानी निकाल रही थी, वो रस्सा टूट गया, और मैं वैसे ही इधर आई भागी भागी, कि समझा आप लोग आए हैं तो कुछ न कुछ मुझे आप मार्गदर्शन करोगे, मेरे बच्चे का क्या हो। तो गुरु ने बोला कि देखो ये कितना हिस्सा टूटा है? तो बोले 1.5 हाथ हिस्सा टूट गया है रस्से का, और बाल्टी गिर गई। तो उन्होंने बोला तेरे बच्चे को रस्सी से बांध के किसी ने समुद्र में फेंक दिया, चोरों ने उसको पकड़ लिया और फिर उसको वहां पे फेंक दिया है, तो वो आने की संभावना नहीं। वो रोने लगी जोरों में, तो फिर शुक्र ने कहा रुक जाओ। उन्होंने बोला ऐसा नहीं है, ये सही है कि उसको किसी ने रस्सी से बांधा, चोर ने, डाकुओं ने उसको समुद्र में फेंक दिया, पर वो उड़ा के अभी 1.5 प्रहर के अंदर अभी आ रहा है। आप चिंता मत करो माता जी, आप रुक जाओ। तो ऐसा कहते हैं 1.5 प्रहर के बाद में वो लड़का सचमुच छूट के आ गया। आप उस वक्त तो कुछ नहीं बोले, सब लोग जाने के बाद में जब जाने लगे, तो गुरु ने शुक्र को पूछा कि आपने ऐसा क्यों कहा? तो शुक्र महाराज ने बोला कि गुरु और आप बताइए आपने ऐसा क्यों कहा? तो मैंने सोचा, बोले कि उसका लड़का जो है वो बाल्टी है और वो पानी में डूब गया है, तो और बांधा हुआ था और डूब गया, और वो बाल्टी अंदर चली गई। तो वो बच्चा पानी के किसी बड़े, हमारे क्या बोलते हैं, बहुत बड़ा जहाँ पानी का स्टोरेज है, तो समुद्र सबसे अच्छा है, तो समुद्र में ये डूब गया, ऐसा मैंने सोचा, इसलिए मैंने उसको ऐसा कहा। अब गुरु महाराज ने शुक्र को पूछा कि आपने क्या सोचा था, ये तो बताइए।
तो बोले मैंने ऐसे नहीं सोचा। मैंने ये सोचा कि बांध के रस्सी को बांध के जो बाल्टी है वो तो ठीक है, पर वो बाल्टी पानी पानी निकाला है बाल्टी से। अब ये पानी को मैंने उसका बच्चा समझा, और ये जो कुआं है वापी है उसका पानी जो है वो उसका परिवार समझा। तो भाई उसको तो बांध के निकाला, तस्करों ने वो लेके गए, यहाँ तक बराबर है। पर वो टूट के नीचे गिर गया, तो पानी फिर से जहां से निकला था वही चला गया, वो बच्चा ये समझ के। और 1.5 हाथ था, तो मैंने सोचा कि 1.5 प्रहर में शायद ये आ जाएगा। और वो आ गया, तो इसलिए ये समझना कि हमको स्टैंडर्ड उसके योग वगैरह दिए हैं, आपको सबको पता है क्या क्या लिखा है ये भी पता। परंतु यहाँ पर जो ज्योतिष है उसके विवेक का संबंध आ जाता है, या वो किस ढंग से उसे देख रहा है उसका संबंध आ जाता है। इसलिए कभी कभी होगा कि भाई वो स्टैंडर्ड चार्ट में मैं एक प्रकार से देखूं, साहब अलग ढंग से देखे, नताशा जी तीसरे ढंग से देखे, है ना। हर आदमी अलग अलग ढंग से उसका उत्तर चाहेगा, और प्रिंसिपल तो वही है। तो इसलिए मैं साहब को बोल रहा था कि मैं सहसा इसलिए वो एग्जाम्पल चार्ट वगैरह के बहुत दूर रहता हूँ। नॉर्मल इसमें तो इतना प्रॉब्लम नहीं आता हमारे जन्म लग्न कुंडली में, कि वो करीबन नजदीक नजदीक आता है। प्रश्न में ये बहुत ज्यादा। अब इसमें आप देखेंगे कि जो हमें टेक्स्ट दिया हुआ है उसमें भी आपको ख्याल में आएगा कि काफी अलग अलग ढंग से इंटरप्रिटेशन दिया गया है। प्रश्न तंत्र किताब में ही अलग अलग जगह अलग अलग चीज से ढंग से बताया गया है। इसको आप जब देखोगे तो आपको ख्याल में ही आएगा। मेरी आदत ऐसी है कि अब हमारी उम्र भी हो गई ना, तो टाइम भी रहता है, तो सोचते रहते हैं, तो ये देखते हैं कि यहाँ कॉन्ट्रडिक्शन भी दिख रहा है। तो विद्वानों ने कॉन्ट्रडिक्शन कहा है, तो कोई तो उसके पीछे मतलब होगा। तो चलो हम उसको डिवाइन करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि गुरु तो रहे नहीं हमारे पास, केवल वो उनकी किताबें रही हैं। तो इसी ढंग से, अब मैं इसी ढंग से पढ़ाता हूँ। जो पहले मेरे साथ में लेक्चर सुन सके हैं उन्हें पता है। तो मैं पहले शेयर करना चाहूंगा स्क्रीन की, पहले इसकी व्याप्ति कितनी है। तो ये प्रश्न तंत्र में, या प्रश्न से भविष्य कथन में, आप कैसा भी समझिए, बहुत सारे विद्वान हो गए और अलग अलग प्रकार के उनके मत है, अलग अलग ग्रंथ है। अलग अलग ढंग से एक प्रश्न का अर्थ क्या निकालना ये भी कहा गया। तो यहाँ पर हम प्रश्न तंत्र बोलते सर, नीलकंठिका, ताजिक नीलकंठिका जो तीसरा अध्याय है जिसको प्रश्न तंत्र कहा गया है, उसे एक हम अंग्रेजी में स्टैंड अलोन ग्रंथ समझ के ही कहते हैं। रमन साहब ने भी ऐसा ही कहा है, कि जो कि सही है, उसके कारण भी कुछ है। परंतु समर सिंह ने लिखा है, भुवन प्रदीप में भी लिखा है इसी के बारे में, प्रश्न कैसा कर। पृथ्वी यशीस ने शतपंचाशिका करके ग्रंथ लिखा है, उस पर भट्टोत्पली टीका है, वहां पर अलग इंटरप्रिटेशन। मय है, मणिथ है ना। रोमक, दुर्मुखाचार्य आदि बहुत आचार्यों ने प्रश्न शास्त्र ग्रंथ लिखे। फिर उस पे टीकाएं भी बहुत है, जैसे कि शतपंचाशिका पे तो भट्टोत्पल की टीका है, पर ताजिक नीलकंठ के पे महीधर की टीका है, फिर डॉक्टर बी रमन साहब की टीका है। नृसिंह दैवज्ञ करके एक विद्वान हो गए, उन्होंने हिल्लाज दीपिका नाम के, क्योंकि हिल्लाज भी एक इनके प्रश्न शास्त्र के विद्वान माने जाते थे। उनका खुद का तो लिखा अवेलेबल नहीं है, परंतु हिल्लाज दीपिका। सोमैया जी ने समरसार नाम का एक ग्रंथ लिखा। समरसार नाम से आप समझ सकते हो, वो सहसा राजाओं के युद्ध के बारे में प्रश्न विचार की बात। स्वयं वराह मीर जी ने दैवज्ञ वल्लभा नाम से एक ग्रंथ लिखा हुआ है। अब ये दैवज्ञ वल्लभा या शतपंचशिका, इसमें देखने का कोई तरीका अलग। उसके बाद में तो फेमस प्रश्न मार्ग है, जिसमें तो इतनी पद्धतियां हैं कि मैं कहता हूँ कि काफी ज्यादा होने के बाद में, हमारे सवाल बूढ़े बूढ़े होने के बाद में उसको देखना चाहिए, नहीं तो अब संभ्रम की परिस्थिति। केरल प्रश्न संग्रह, प्रश्न मंजूषा, प्रश्न चंडेश्वर, और एक पाराशरी की कुछ पांडुलिपियों में आखिरी में एक प्रश्नाध्याय करके अध्याय है। हालांकि उसमें हम जिस प्रकार से देखते हैं उसे बहुत कम लिखा हुआ है। उसमें प्रश्न करते वक्त कौन सा मंत्र पढ़ना चाहिए ताकि आपका मन स्थिर हो जाए आदि बताया गया है ना।
तो इसलिए प्रश्न को अलग अलग दृष्टि से हम करते हैं। जैसा कि प्रश्न मार्ग आपको मालूम है, आपने पढ़ा ही होगा, उसमें भी है कि किस दिशा से जातक आता है उस पर से आरोप निकालना। कभी कहते हैं कि कहाँ कौन से बदन को कहाँ पर स्पर्श किया, उस पर से आरोप निकालना। कभी कहा जाता है कि कोई एक कुमारिका के हाथ में सोने का टुकड़ा दे दीजिए और जमीन पे जो बनाया हुआ चक्र है, राशि चक्र है, उस पे वो जहाँ रखे उसी को आरूढ़ बोलते हैं। जैमिनी में हम आरूढ़ अलग ढंग से निकालते हैं। तो इसलिए हमको समझते रहना पड़ेगा कि विद्वानों ने अलग अलग ढंग से क्यों दिया, इसमें कंफ्यूजन होने की कोई जरूरत। प्रश्न तंत्र में तो देव प्रश्न वगैरह भी आते हैं, अष्टमंगल प्रश्न आते हैं, हर एक की पद्धति अलग है। अब प्रश्न ऐसा कि मेरे समान जो इंसान है ना, जो जरूरत से ज्यादा गहराई में सोचता है, ऐसा हमारी माँ बोलती थी, तो है वो आदत। तो मैं सोचता हूँ इसमें कुछ तो समानता होगी। जितने विद्वानों ने लिखा है, भले अलग अलग ढंग से, तो वो क्या होगी वो देखने का हम प्रयास करेंगे। कितना हम सफल होंगे तो बता नहीं सकते। और आप लोग प्रश्न का आपका इंटरप्रिटेशन भी बताइए, मुझे अच्छा लगेगा कि कौन कौन से दृष्टिकोण से उसे देखा जाता है। पर देखने के तरीके अलग। इसमें मेरे मत से जो मुझे जो लगता है कि जिसपे हमने पहले हमारा ध्यान केंद्रित करना चाहिए, वो क्या है, और मैंने उसके श्लोक वगैरह बताता हूँ, आप पढ़े हुए हैं। पर ये शुरू में ही आते हैं। तो कभी भी कोई भी हम यदि अ, देखिए वास्तु बना रहे होंगे, पहले उसका जो फाउंडेशन है ना, उसको चेक किया, पहले मिट्टी को चेक किया जाता है। आप लोगों को वास्तुशास्त्र मालूम है क्या करते हैं? वो एक हाथ गड्ढा खोदना वगैरह कुछ नहीं है, उसका बेस बराबर है कि नहीं, उससे देखा जाता है। जो कि आजकल के मॉडर्न वास्तुशास्त्र में तो नहीं करते, वो जमीन का रंग वगैरह भी देखते हैं, आपको पता है। तो अब ये देखेंगे कि इसका आधार क्या होगा। इस लेक्चर में इतना ही करने वाला हूँ, ज्यादा नहीं करूंगा, दो तीन में ही मैं आपका समय ज्यादा खराब नहीं करूंगा, पर आपको सोचने के लिए शायद कुछ मैं मजबूर कर सकूं। और वो सोचने के बाद में अ, आप उसको उसका प्रयोग करें, उस पर कुछ रिसर्च करें, है ना? क्योंकि आप लोग रिसर्च करते हो, जिससे मुझे बड़ा आनंद होता है। हमारे वक्त तो रिसर्च वगैरह की पद्धति थी नहीं, खुद ही सोचते जाओ, गुरु ने जो बोला उसको सुनते जाओ। तो यहाँ देखिए कि कितना मुश्किल है, इसे यदि समझना है तो नीलकंठी का पहला ही श्लोक पढ़ लेना। दैवज्ञस्य हि दैवेन सत् असत् फलवांछया अवश्य गोचरे मर्त्यम सर्वम सम उपनीयते अश्रोषि च पुरा विश्व ज्ञानार्थ सम उपस्थित वचनम लोकनाथोपि ब्रह्मा प्रश्नाति दे। कि ब्रह्मा खुद भी विष्णु भगवान के पास गए कि ये प्रश्न का कैसा क्या निर्णय करना, ये मुझे समझाइए, क्योंकि हर मर्द को मेरा आगे अच्छा क्या होने वाला है, बुरा क्या होने वाला है, ये समझने की इच्छा होती है। अब ब्रह्मा ललाट पे हमारे हमारी तकदीर लिखते हैं, ऐसा हम बोलते हैं क्या होने वाला है। तो उनको भी देखने को गया, इसमें से समझना। जहां भी हम प्रिडिक्शन जिसको बोलते हैं, भविष्य कथन जो बोलते हैं, तो वो करने में ये ब्रह्मा जी गए और नीलकंठ ने देखा, ऐसा नहीं। वो आपको समझाने की शायद कोशिश कर रहे हैं कि देखो कि विद्वानों में विद्वान जो है, उनको भी कभी कभी प्रश्न पड़ जाता है कि इसको कैसा इसका हल कैसा निकाल, है ना? तो मैं उसको इस दृष्टि से लेता हूँ, और इसीलिए किसी की गलती हुई तो मुझे बुरा नहीं लगता, मेरी गलती हुई तो मुझे कभी बुरा नहीं लगता। क्योंकि जब ब्रह्मा को नहीं मालूम तो हम तो बहुत छोटे लोग हैं। अब अगला जो श्लोक है उसमें का आधा हिस्सा मेरे हिसाब से बहुत महत्व का है। पहला भी हिस्सा हमें पढ़ाया जाता है कि रुजुरायाम मनो अनुज वाचम प्रश्न पूर्व परीक्षा करिए वगैरह बोला है कि भाई किसी ने प्रश्न करने को आया तो वो सही दृष्टि से हमें पूछ रहा है, या उसको टेस्ट करने को देख रहा है, या उसके मन में कोई गलत विचार है और उसको मत बताना वगैरह। पर पूर्वम परीक्षम लग्न लग्न बला, पहले लग्न के बल का परीक्षण। तो लग्न की कितनी शक्ति है वो देखना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि प्रश्न में भी जो प्रश्न करता है या उसकी तरफ से जो प्रश्न कर रहा है उसको लग्न समझा जाता है। सहसा जो भी चीज महत्व की है उसी को लग्न समझा जाता है। और उसके परिप्रेक्ष्य में हम बाकी
11 जो भाव है उनको देखते हैं, और उनके अधिपति का एक दूसरे में कितना अंतर है आदि करके, जो आपको मालूम है वैसे ही। पर होता क्या है, वो बोल रहे हैं कि गणके न फलम वाच्यम दैवम तच्चित्त स्फुरति। वो बाद में जो बोलता है गण, वो उसके चित्त में उसकी पैदाइश होती है, वो जो बोलना चाहता है। तो यहाँ पर एक जो बहुत बड़ा संभ्रम का एक तत्व आता है कि भाई प्रश्न कुंडली किस वक्त की डाले। पहले वक्त तो हो सकता है कि वो जैसा जातक आके पूछता था उसी वक्त की वो डाल देते थे। आजकल तो आपको अमेरिका से कोई फोन करता है तो फिर लोग बोलते हैं कि भाई मैं उसको टाइम करेक्शन करके उस जगह की कुंडली डालूं क्या, और उसका प्रयोग करूं क्या। या जब मुझे फोन मिला उसे मैं प्रश्न का समय समझूं। मुझे वैयक्तिक ऐसा लगता है कि जिस वक्त उस ज्योतिष को ऐसा लगे कि ये जो प्रश्न पूछा है इसको मैं पहले तो या तो जन्मलग्न चक्र से देखूं, या मैं प्रश्न से देखूं, और मैं कब देखूं, इस वक्त देखूं। वो जो समय है जब वो कुंडली डालना चालू करेगा उसी को प्रश्न का समय समझना चाहिए। ऐसा इसी मेरी अवधारणा, ये गलती हो सकती है। आप इसका भी प्रयोग करके देखिएगा कभी कभी, यदि हमारी गलती हो गई तो उससे भी, क्योंकि हम इसके तत्वों के पीछे जा रहे हैं। कुछ नया मैं सिखाने वाला नहीं, आप लोग पहले ही उसमें शिक्षित हैं। परंतु ये बहुत महत्व का है। एक तो लग्न का बल देखना चाहिए, और दूसरा फिर ये समझना चाहिए कि आपके जब मन में वो आएगा कि मैं अब इसको देखूं, क्योंकि प्रश्न किया है ना, तो ये तो आखिरी में प्रश्न के जन्म की बात चल रही है। जन्म लग्न कुंडली और प्रश्न कुंडली में इतना ही फर्क है कि प्रश्न का जन्म कब हुआ। तो आपके दिमाग में तो बीज चला गया, प्रश्न पूछ लिया, ये बीज बड़ा होगा बाद में उसका बर्थ होगा, तो वो आपके मतलब ज्योतिष के हाथ से होगा। उस समय को लेना चाहिए, ऐसा मेरा। मैं जब थोड़ा यंग था, वो बहुत पुरानी बात है, तब मैं पहले ऐसा समझता था कि जिस वक्त किसी ने पूछा होगा वो टाइम उसको पूछ के या घड़ी में देख के फिर उसी में डाल देना। तो ऐसा जरूरी नहीं है। मैंने ऐसा देखा है कि कई बार आधे घंटे के बाद में ऐसी इच्छा होती है कि अरे हाँ उसने पूछा था, पर देख लेते क्या उसको बताया। क्योंकि आजकल प्रत्यक्ष तो आने की जरूरत नहीं पड़ती है ना। तो मैं सिर्फ इसी को सिर्फ आपको बोलते जाने वाला, कोई बस सिखाने वगैरह वाला नहीं। आप पहले ही समझ। अब अब ये प्रश्न ये था कि उसके मन में अच्छा प्रश्न है, बुरा विचार है, इसलिए प्रश्न पूछ रहा है वगैरह वगैरह, होता है। ठीक है, वो एक समय में उसका भी कारण आज भी है, उसका कारण है। परंतु मुझे ऐसा लगता है कि ज्योतिष को अगला जब पूछता है तो उसका अर्थ समझ सकता है। किस प्रकार से प्रश्न पूछा गया उससे उसके पीछे दिन में क्या है वो आप समझ सकते हैं। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब वो कैसा झूठ है सच है पकड़ना वगैरह, वो दिया हुआ है कि लग्न से शनि शनो केंद्र से दिनेश रश्मि, यानी लग्न में चंद्र हो, शनि केंद्र स्थान में होगा, और बुध जो है वो रवि के साथ। इतना होके नहीं होता, उसके बाद में भौम नयो हो, यानी मंगल और बुध ये दोनों भी समान दृष्टि से यदि वो चंद्र को देखते होंगे तो उसके दिमाग में कोई अच्छी बात नहीं, कोई बुरे कारण से कुटिल कारण से वो पूछ रहा है, ऐसा कहा। तो यहाँ हो क्या रहा है, इसे यदि हम देखेंगे तो हमको मालूम है कि प्रश्न खासकर ताजिक दृष्टिया चार प्रकार से ही देखी जाती है। एक तो वो प्रत्यक्ष मित्र, अप्रत्यक्ष मित्र, और फिर शत्रु और अप्रत्यक्ष शत्रु, है ना। तो केंद्र से देखी जाए कि केंद्र से देखे तो आप समझ ही रहे हैं कि शनि यदि केंद्र में होगा तो उसकी दृष्टि और लग्न के शनि पे जाएगी, कहीं पर भी केंद्र में होगा तो एक पाप ग्रह हो गया। बुध अस्त होने से वो पाप हो, क्योंकि दिनेश यानी सूर्य के साथ है, तो वो क्रूर ग्रह, या जिसको हम पाप ग्रह कहते हैं, उसके साथ में बुध जो है वो पाप ग्रह हो जाता है, या क्रूर ग्रह मैं कहना ज्यादा अच्छा कहता हूँ, वो इसलिए कि वो अस्त हो गया, वो बहुत नजदीक चला गया है सूर्य के, तो उसकी आभा दिख नहीं रही। जब भी
ग्रह की आभा कम हो जाती है तो उसको निर्बल कहा जाता है ना। आपने वो देखा होगा, ग्रह युद्ध की जब बात होती है तो जो निस्तेज ग्रह है उसको हरा हुआ बोला जाता है। इसका मतलब उसका प्रभाव इतने से नहीं हुआ तो आगे बहुमत नहीं होगा। यानी मंगल और बुध, ये समान दृष्टि से का मतलब यही होता है कि वो या तो त्रिकोण से आएगी, या 3 11 से आएगी, या केंद्र से आएगी। पर दोनों की भी सरीखी दृष्टि होना चाहिए। आपने देख लिया कि इसका मतलब सूर्य भी उसके साथ है। तो ये सब जो क्रूर ग्रह है ये चंद्र पे देख और लग्न पे देख। अब चंद्र मन है और लग्न जो पुच्छक है वो है। तो चूंकि इस पे सभी पे क्रूर ग्रहों का प्रभाव है, इसलिए इसके दिमाग में कुटिल प्रश्न होगा, इस प्रकार से इसको सोचा जाए। क्योंकि आप बोलोगे कि ये तो बिल्कुल स्टैंडर्ड 1 का पढ़ा रहा है, पर मैं ये सोचता हूँ कि ऐसा पढ़ने पे कभी कभी कुछ हमारे और भी दिमाग में आ जाए। प्रश्न बहुत विचित्र आते हैं। आपको अनुभव आया होगा जब कोई, और आजकल लोग ही बताते हैं आप प्रश्न कुंडली डालो। तो आपको पता है कि कभी कभी ऐसा कॉम्प्लिकेशन। फिर आगे बोलते हैं लग्न शुभ ग्रह युते सर्वगुणान्विते भवेत् कुटिल वगैरह, कि भाई या लग्न पे यदि शुभ ग्रह का संबंध होगा तो वो सीधा होगा, तो क्रूर होगा तो बहुत कुटिल होगा पूछने वाला। और लग्न अस्ते सौम्या दूषा, आपको सब मालूम है कि लग्न या सप्तम को यदि सौम्य ग्रह देखते होंगे, या मुझे वो बुध अर्थ में सौम्य ज्यादा प्रयुक्तिक लगता है। ये मैं पहले बता दूं, क्योंकि बुध जब देखेगा तो बुध और गुरु जहां पर भी देखते हैं वहां अपनी शक्ति बढ़ा देते हैं, उस भाव की शक्ति बढ़ा देते हैं। इसलिए लग्न पे देखने पे शुभ ग्रह से दृष्ट होने से शायद संभवतः उस वजह से वो सरल होता है, ऐसा कहा गया। और चंद्र का महत्व इसमें सबसे ज्यादा, इसे इसे बिल्कुल ध्यान में रखिए। आगे में ताजिक नीलकंठी में उसके बारे में बोला है बहुत कुछ। और वो सीधा सीधा न बोलने से, या सीधा बोला है पर मैंने उसको विचित्र ढंग से समझने से, वही मैं कि चंद्र का महत्व क्यों। आप देखेंगे बहुत सारे जो योग दिए होंगे वहां यदि चंद्र दृष्ट है तो ये जरूर होगा, ऐसा लिखा है ना। या जैसा कंबुल योग है, ये बहुत पावरफुल माना जाता है क्योंकि चंद्र की भी दृष्टि इतने साल से वो दोनों पे रहती है। बाकी ग्रहों की रहती है तो भी होता ही है, तो वो तो इधर का तेज लेके उधर देता है वगैरह, आपको पता है। पर चंद्र का रहा वहां विशेष बोला है ना, क्योंकि चंद्र मन है, तो मन का रोल है इसमें। अब ये सब बराबर है, इसमें कोई सवाल नहीं। फिर वही बोलता है ये सप्तम में बुध गुरु या किसी से दृष्ट होगा, सौम्य दृष्टि से होगा तो सरल होगा, और शत्रु दृष्टि से होगा तो कुटिल होगा। यानी केंद्रों से यदि दृष्टि आती है तो कुटिल होगा, और त्रिकोण या 3 और 11 से भी आती होगी तो वो सादा होगा। तो यहाँ पर फिर से हम समझ रहे हैं कि भाई ये शत्रु दृष्टि है तो कुछ तो भी निगेटिव आएगा आदि। यहाँ तक तो ठीक है, पर आपने देखा होगा कि आगे जाके कहा है कि प्रश्न लग्न में यदि क्रूर ग्रह लग्न में स्थित होगा तो जातक का शत्रु पराभूत हो। अब प्रश्न ये आता है कि यहाँ यदि वहां क्रूर ग्रह है तो हम उसको बताते क्यों, क्योंकि वो सरल और कुटिल आदमी पूछ रहा है, आपको सीधा आदमी तो पूछ ही नहीं रहा है। इसको आप सोचिए। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इसको हम जब क्या कह सकता हूँ आपसे, लिटरली लेते हैं, शब्दशः जब लेते हैं, तो कभी कभी ऐसे ही आपको बहुत जगह पर आपको इसमें कॉन्ट्राडिक्शन हम बोल सकते हैं, विरोधाभास दिखेगा, या है ऐसा लगे। तो हमें ये सोचना है कि ये किसी अलग परिप्रेक्ष्य में कहा, क्योंकि हो सकता है कि जो राजा पे आक्रमण हुआ है उसके शत्रु का ही कोई आदमी प्रश्न पूछने आया हो, इस हिसाब से होगा। तो इसे हमको सोचना है। और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, मैं आपको सिखाने वाला नहीं, मैं आपको केवल सोचने पे मजबूर करने वाला हूँ। उसका क्या नतीजा निकलता है वो मुझे जरूर आप बताएं, है ना। क्योंकि ऐसे आपको बहुत बार परस्पर विरोधी बयान दिखेंगे। अ, उसका कारण अलग है, जो भी होंगे वो दिखेंगे आप, क्योंकि वहां पर क्या होता है कि उसमें से एक हमको और तत्व मिलता है कि यदि दृष्टि रही क्रूर ग्रह की तो वो ज्यादा तकलीफदायक, उसकी स्थिति उतनी तकलीफदायक नहीं होती उस भाव के लिए। क्योंकि यदि लग्न में क्रूर ग्रह है तो उसका जो अपोनेंट है, उसका जिससे रण होना है, युद्ध होना है, उसको क्षति पहुंचती है। और सप्तम में यदि क्रूर ग्रह है तो स्थायी राजा जो है, जो लग्न को रिप्रेजेंट करता है, उसको क्षति पहुंचती
है ना। केवल क्रूर और शुभ से नहीं हो रहा, और कुछ हो रहा है इसके कारण वो हमें बता रहे हैं। और वो हर वक्त, क्योंकि वो केंद्र में ही है, तो वो हर वक्त शत्रु दृष्टि ही रहती है। इसका उपयोग हम और कहीं कर सके। मैं केवल आपके दिमाग में एक बीज डाल रहा हूँ, आपको उसको अपने ज्ञान के और अनुभव के आधार पर सींच के बड़ा वृक्ष बनाना, और बनने के बाद में मुझे भी उसके छाया में बैठने का आप मौका देंगे, ऐसी मैं आप लोगों को प्रार्थना, है ना। मैं केवल इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत बार इंटरप्रिटेशन बहुत एकदम अलग होता है। जो गुरु और शुक्र की कथा बताई, दोनों विद्वान से सवाल ही नहीं आता। हम लोग तो उनके बराबरी में नहीं, तो उससे फिर भी इंटरप्रिटेशन में फर्क आता है। और फिर से ये काहे का महत्व बता रहा है, इसी के बारे में मैं बार बार, सम्यक विचार्य लग्नम ब्रूयात् प्रश्नम सकृत यथाशास्त्र। तो पहले लग्न का सब ढंग से विचार करो, उसके बाद में प्रश्न के बारे में आपने शास्त्रानुसार बताना चाहिए। यत्ते का मृत सो तस्य न मित्र, इस प्रकार से जो बोलेगा उसकी वाणी कभी भी गलत नहीं होगी, ऐसा विद्वानों ने कहा। इसका मतलब देखिए, ये पूरा हमें लग्न पे कंसंट्रेट करने को पहले कहे, क्योंकि लग्न जो है ये पुच्छक है। जो भी पूछने आता है या वो जिसका भी दूत रहता है, उसको हम लग्न से समझते हैं। तो भाई उसमें कोई शक्ति है क्या? वही यदि वीक है तो संभवतः वो प्रश्न का रिजल्ट भी जो है, उसका जो परिणाम है, वो भी कुछ प्रमाण में दुर्बल या कम प्रभाव से होगा। इस प्रकार से बोला गया है। वो बोलने की पद्धति पुरानी थी। तो वो मैं बोलता हूँ कई बार की एग्जैगरेशन, अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग करते थे अच्छे ढंग से। तो उसके बाद में महत्व क्या होता, क्या है कि हम ग्रहों में तो फंस जाते हैं, तो वो ठीक है, अच्छा है, वो गलत कुछ नहीं है उसमें। परंतु लग्नपति यदि लग्न कार्याधीशश्च वीक्षते कार्यम, लग्नाधिपति यदि लग्न को देखे और कार्य जो भी प्रश्न जिस बारे में पूछा गया उस भाव का अधिपति उसी भाव को देखे, ये पहला एक क्या है, कंडीशन हो गई जो अच्छी है। या लग्नाधीशम कार्यम कार्यश पश्यति विलग्न, लग्नाधिपति ने कार्य भाव को देखना चाहिए और कार्येश ने लग्न भाव को। लग्नेश कार्येशम विलोक या लग्नपम तु कार्येश, यदि लग्नेश ने कार्येश को और कार्येश ने लग्न को, लग्नेश को देखा, ऐसा होगा। और फिर और आगे बोलते हैं कि इससे तो अच्छा होगा ही, काम सफल होगा। पर शीतगो दृष्टो सत्या परिपूर्ण कार्यम संसिद्धि ही, और इसमें यदि चंद्र की भी दृष्टि होगी तो वो कार्य निश्चित रीति से सफल हो जाएगा। यहाँ पे फिर से देखिए, आपको चंद्र आते साथ उसकी कुछ देने की या जो भी है उसको कंफर्म करने की शक्ति बढ़ जाती है ना। क्योंकि फिर आखिरी में लग्न जो है ये कुछ न कुछ कार्य करेगा, है ना? वो करता है एक प्रकार से ऐसा सब। और कार्य जो है जिस भाव में हो रहा है, अब उसका मन स्थिर होगा तो वो और अच्छे ढंग से वो पूरा अपने मन के साथ यदि काम करेगा तो संभवतः ये जो भी हम सोच रहे हैं कि ऐसा होगा, वो होने की संभावना बढ़ जाती है। इस प्रकार से कहा गया। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि ऐसे परिस्थिति में हमें पहले ही ये काम होगा या नहीं इसका कुछ अंदाजा आ, क्योंकि इसको कई बार भूल दिया जाता है। कम से कम मैं ऐसा करता हूँ, मैं बताता हूँ। वो करने के बाद में मेरे ख्याल में है कि मेरा कि इसमें ज्यादा दिमाग चलता नहीं है। मैं कभी कभी उसका प्रयोग जरूर करता हूँ, ऐसा नहीं करता नहीं, ऐसा नहीं। जब बहुत कठिन कुछ आता है जो मुझे जन्म लग्न चक्र से ऐसा लगता है कि मैं इसको समझ नहीं पा रहा हूँ, तो मैं प्रश्न का आधार लेता हूँ। और मैं सहसा ताजिक का ही लेता हूँ। मैं बहुत ही एलिमेंट्री ढंग से लेता हूँ, मैं बता दूंगा मैं क्या करता हूँ। मैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड में नहीं जाता। क्योंकि शायद इस उम्र में वो दिमाग भी इतना फास्ट काम नहीं करता जैसा तरुण लोगों का करता है। तो हमको ये समझना कि लग्न और चंद्र का तो बहुत ज्यादा महत्व है। और जो भी चीज है वहां करने वाला यदि तुच्छक है, तो वो जो कार्य करेगा उसमें यदि उसका पूरा मन भी रहेगा, कार्य करना तो है उसके बुद्धि ने तो बोला है कार्य करना, उसके साथ मन भी यदि एकाग्र होगा तो भगवान ने बोला है योग कर्म सुकौशलम, कोई भी काम कुशलता से करने को ही योग कहा जाता है। और योग में वो बोलते हैं कि मन को स्थिर कर। आप देखेंगे तो हमारे सब जो
वो शास्त्र है ना, वो एक दूसरे के साथ में आते जाते हैं अलग अलग ढंग से। हर एक ने अपने अपने दृष्टि से उसे बताया। मुझे तो मालूम है कि मैं अंग था तो कितनी गलतियां करता था। अभी आजकल लोगों को लगता है करते नहीं, अभी भी करता हूँ, आप मत चिंता कीजिए। क्योंकि ये सब जो है, ये जातक के जो जिसको प्रश्न किया गया है, वो आचार्य या ज्योतिषी जो भी है, उसके मन से उत्पन्न होता है। उसने इस चीज को इस ढंग से देखा, इसीलिए मैंने शुरू में आपको गुरु और शुक्र की कथा बताई। एक ने उसको निगेटिव अर्थ से लिया, दूसरे ने उसको पॉजिटिव, इतना ही फर्क है। वही पानी है, वही निकला है, वही रस्सी से बांध के ही निकला है। पर वो रस्सी टूट गई है तो पानी वापस तालाब में चला गया, ऐसा शुक्र भगवान ने देखा। इन्होंने बोला कि वो लेके चले गए, तो वो रस्सा लेके चले गए, ऐसा सोचा होगा। या वो जल स्रोत में वो चला गया इसलिए समुद्र में गया, ऐसा है ना। तो ये यहाँ पर भी लागू पड़ेगा। तो कभी बहुत बार ऐसा होगा कि हमको जो प्रश्न का हम उत्तर दे रहे हैं वो प्रत्यक्ष में ना, तो उससे बहुत अ, हम विचलित नहीं होना चाहिए। सोचना कि मैंने कहा कौन सी गलती की होगी भाई, ये कौन से ढंग से बना हो रहा है ना। इसीलिए मैं आपको इसके थोड़े से विचित्र ढंग से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और समर सिंह ने कहा है कि अमुके वजह कार्यम कदा भविष्यतम अथ पुरुषया लग्नम लग्नाधिपति कार्यम कार्याधिपति पश्यते, वही है फिर से। लग्न को लग्नेश देखे, एक ही बात की सब जगह। परंतु बोलते हैं कि यदि ऐसा न हो तो ये जो लग्नाधिपति है, लग्नस्थ कार्येश पश्यति, पर लग्नेश जो है, ये उसकी दृष्टि में न हो कार्येश के, तो क्या होगा। एक ने तो देखा वन वे हुआ, और दूसरा दूसरे ढंग से नहीं हो रहा, तो क्या होता है। तो बोलते वो काम होगा, परंतु वो देर से होगा। क्योंकि जो दोनों कंडीशंस कंप्लीट होना है, उसमें से एक ही होगी, है ना। आ रहा है ख्याल में। तो यहाँ पे सबसे महत्व के लग्नेश और कार्येश ही है। और वो सत्वर नहीं होगा, अरे जल्दी नहीं होगा, वो थोड़ी देर से हो जाए। क्योंकि क्या होता है कि हमें ये भी बताया गया है कि भाई स्थिर लगना है तो जैसी है वैसी ही परिस्थिति रहेगी, चर लगना है तो वो बदलेगी, और द्विस्वभाव लगना है तो वो थोड़ी मुश्किल के बाद में सफल हो जाएगी, ऐसा कहा गया है। परंतु उसके पहले ये सब अप्लाई हो रहा है कि नहीं, ये देखने के बाद यदि हम बोलेंगे तो हो सकता है कि हमने जो भविष्य कथन किया है वो सच के नजदीक निकले। मैं 100% एक्यूरेसी की कभी बात नहीं करता, क्योंकि आखिरी में कर्म करने में वो जो परीक्षक है ना, उसका भी कुछ योगदान रहता है। क्योंकि भाग्य की जो हासिल करना है वो आखिरी में कर्म से ही होता है। तो इसलिए इसे ख्याल में रखिए कि इसमें एक्सेप्शन है। क्योंकि उन्होंने ये भी सोचा कि एक कर रहा होगा दूसरा नहीं कर रहा, तो फिर क्या होता है। तो थोड़ा इससे कार्य सिद्ध हो जाता है। इसलिए ये पूरा लेक्चर इसी में मैं आपको तंग करने वाला हूँ, और इसको आप शांति से सोचिए। अगले हफ्ते में मैं देखता हूँ क्या और बतावा तो बताऊंगा। पश्यति तदा च लग्नम नक्षति चंद्रो विलग्न पंच यदा लग्ने कार्ये च यदा द्वयश्च योगे तदा सिद्धि। कार्य यदि चंद्रमा लग्न या लग्न इसको देखे, और देखिए यहाँ दूसरे ने इसको देखना नहीं, फिर कार्येश ने चंद्रमा को, लग्न को या लग्नेश को देखना है। यानी लग्न और चंद्रमा ये सबसे महत्व की चीजें होती है कोई भी काम उसको हासिल करने में, सिद्ध करने में। जैसे कि या लग्नेश और कार्य एक ही हुआ हमें, तो फिर कार्य की सिद्धि होती है, ऐसा कहा है ना। ये जो पश्यति आया है, तो ये पश्यति कहाँ से आया, तो ये 24वां श्लोक है, 23वें श्लोक से संबंध में आया है। इसलिए मैंने नीचे ब्रैकेट में लिख दिया ताकि कोई ये पढ़े तो क्या। फिर क्या बोलते हैं कि और भी कुछ है कि यदि कार्य लग्न या लग्न को न देखे तो कार्य की हानि। और इस कारण लग्न को छोड़ के अन्य भाव से कुछ भी न कहो, ये पहले ही हमारे को चैप्टर में बताया है। इसे ध्यान में रखिए।
क्योंकि कार्येश लग्नेश या लग्न को न देखिए, दोनों का संबंध नहीं आया तो वो कार्य सिद्ध कैसा होगा, क्योंकि कर्ता जो है लग्नेश या लग्न जो है उसका कार्य से कोई संबंध ही नहीं। इस प्रकार से कहा गया। अब ये सब हम एक वक्त तो अप्लाई नहीं कर सकते, तो फिर जब हम प्रत्यक्ष करने जाते हैं तो इसमें से कुछ प्रयोग करते हैं। मैं सहसा यदि ऐसा मेरे पास यदि कोई आया तो बहुत ही वर्ष सिचुएशन में प्रश्न को तरफ मैं देखता हूँ, वरना सहसा जन्म लग्न कुंडली और गोचर वगैरह वो समझा देता है हमें। पर कभी कभी हमारे उम्र के लोग रहते हैं जिनका टाइम ही नहीं मालूम रहता, या वो ऐसे परिस्थिति में रहते हैं कि वो अ, जो बच्चे हैं उनको पूछ भी नहीं सकते, जिनको डाउट आ जाए क्यों पूछ रहे हैं, बहुत तो तबीयत खराब रहती है आदि, ऐसा होता है। तो फिर उस वक्त मैं प्रश्न का सहारा जरूर लेता हूँ। कभी कभी ठीक भी रहता है, कभी नहीं रहता होगा, तो नहीं रहता तो वो तो नहीं बताते, ठीक रहा तो वो बता देते हैं बेचारे। तो इसलिए मैं 100% एक्यूरेसी हो गया, पर मैं इस वक्त ही उसका सहारा लेता हूँ, ये मैं आपको स्पष्ट, यदि जन्म लग्न कुंडली है तो मैं सहसा जन्म लग्न कुंडली को देखना ज्यादा पसंद। और इसका संबंध आपको प्रश्न लग्न में भी दिखेगा। प्रश्न लग्न में ऐसा कहा है कि कोई भी प्रश्न होगा तो उसका उत्तर वगैरह तो कैसा देना लिखा है, पर आपने प्रश्न मार्ग पढ़ा होगा। वो बोलते हैं यदि जन्म लग्न कुंडली में कुछ है और वही प्रश्न लग्न कुंडली में है तो ये होगा ही होगा, ये इसके पूर्व कर्म से हुआ है। परंतु यदि जन्म लग्न कुंडली कुछ और बता रही है और प्रश्न लग्न अलग बता रहा है तो ये जातक के किसी से भी इस जन्म के कर्म से किया हो, इस प्रकार का प्रश्न मार्ग में लिखा हुआ है ना, मेरे ख्याल से मेरा गलत नहीं होगा तो पहला जो खंड है उसके मध्य भाग में कहीं तो भी उसका श्लोक आता है। इसका अर्थ के प्रश्न के लिए भी जन्म लग्न कुंडली अच्छी है, पर वो जब नहीं है तो क्या करेंगे, तो ये मार्ग है। तो यहाँ बोलते वक्त हमको बहुत समझदारी से, बहुत अलग अलग प्रकार से कहा गया है। और अगले इसमें मैं केवल आपको भावों के संबंध में ही बोलूंगा, क्योंकि जब तक भाव नहीं मालूम तो कार्येश क्या है यही हमें नहीं मालूम। प्रश्न आने के बाद में कार्येश कहाँ से देखना और किस परिस्थिति में देखना, और वहां भी कुछ कंफ्यूजन है, उसके बारे में हम बात करने की कोशिश करें, है ना। और उसके बाद मैं एक और लेक्चर शायद दूंगा, और देखेंगे हम आपसे भी बात करेंगे तो तय करेंगे क्या करना। देखो, फिर से वही कितने बार वो रिपीट किया है आपने, भूतम भवत भविष्य सन मम किम कथयेति जात पृच्छाया। वो जाता है जब पूछता है कि भाई मेरा वो भूतकाल कैसा गया, ऐसा पूछना नहीं चाहिए, पूछेगा तो मेरे सवाल आदमी तो बोलेगा तू जा, तुझे मालूम है, मेरा दिमाग नहीं। मैं बड़े स्पष्ट बोलता हूँ, काफी लोगों को मेरा अनुभव है। भविष्य में क्या होगा या अभी मेरे बारे में क्या चालू है, एक जमाने में शायद ऐसा पूछते थे, टेस्ट करने के लिए पूछते होंगे। तो लग्नापत्ति और चंद्र, इनका बल पहले देख लेना चाहिए। बलम अन्वेष्य, उसकी उसकी गहराई में जाके उसको समझना चाहिए उनका बल कितना है। यदि वो दोनों भी दुर्बल है तो कार्य सफल नहीं होगा। ये और एक आपको उन्होंने बता दिया। फिर उन्होंने उसमें क्या बोलते हैं कि भाई उनका फिर ऐसा भी मानना है, यदि आगे श्लोक होगा नहीं होगा तो वे वो बता देता हूँ, तो उनका कहना है कि यदि वो मुशरिफ योग है तो ये जो पूछ रहा है ये भविष्य उसका भूतकाल उस हिसाब से बताना। यदि लग्न कार्येश में युति हो गई है ग्रहों की तो वो वर्तमान की बात कर रहा है, और यदि इत्तेशाल हो रहा है तो वो भविष्य की बात कर रहा है, इस प्रकार से पूछना ऐसा होता है। पर मैंने वो इसमें ज्यादा न जाते हुए इतना ही बताया, शायद आगे मैं वो श्लोक फिर दे भी दूंगा, है ना, कि भूत में क्या हुआ कैसा जानना। वो पहले मुष्टि प्रश्न वगैरह होते थे, मेरे ख्याल से आप प्रश्न तंत्र में वो मुष्टि प्रश्न पे कुछ योग दिए हुए हैं, तो वो मुट्ठी में लेके पूछते थे इसमें क्या है बताओ, वो बताया तो फिर उसको विद्वान समझते थे वगैरह ऐसे। तो उसमें कोई बुरा है ऐसा नहीं, शिष्य ने गुरु को चेक करना चाहिए ऐसा कहा जाता है। और आगे का श्लोक मैंने जानबूझ के दिया है, उसका आगे में कहीं से भी संबंध आ सकता है, या आप पढ़ोगे तब आपके ख्याल में आएगा। दृष्ट्वा रावांशक बल शिवदुर्ग योगम च सर्वकाले प्रष्टु सर्वम आदेशम विपरीतम व्यत्या। इसका मतलब
पहले तो नवांश लग्न का बल जानना, यानी केवल लग्न का बल नहीं, नवांश लग्न का भी बल जानना चाहिए। कैसे जानना, आपको कभी केंद्र स्थिति वगैरह लग्नाधिपति की जब रहती है उच्च नीच का होना वगैरह, और वो यदि शुभ दृष्ट या युत है, शुभ युत है तो प्रश्नोत्तर सफल होगा, वरना वो विफल होगा। तो केवल लग्न तक जाके नहीं रुकता है, वो आगे बोलते हैं नवांश लग्न का भी बल दिखा सकते। तो यहाँ लग्न का बल और चंद्र के बल पे सब कुछ ये, और यही कभी देखा नहीं जाता। मैं भी कई बार नहीं देखता, ये मैं बिल्कुल प्रामाणिकता से आपको, अरे इसलिए कोई गलती, पर मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप आगे की इसमें जा रहे हैं। हाँ, नीचे में मैंने श्लोक दे दिया है, भूल गए। लग्नेशो मुसरिफो यस्मात् अतीतम आख्येय। यदि लग्नेश यदि मुशरिफ में रहे, जो भी ग्रह लग्नेश के मुशरिफ होता है, यानी लग्नेश के डिग्री के आगे चला जाता है और उससे स्लो मूव, सॉरी फास्ट मूवर है, तो फिर उस ग्रह से समझना कि उसका भूतकाल कैसा था, और उसके साथ है तो वर्तमान कैसा, वो ग्रह के नेचर से बता। और यदि इत्थशाल कर रहा है तो आगे उसका क्या होगा, ये जो ग्रह कर रहा है इत्थशाल, उसके स्वभाव से, उसको जो एट्रीब्यूट्स है, उसके जो हमने क्या कह सकते हैं, उसके जो गुण अवगुण बताए हैं उस ग्रह के, उसके हिसाब से, तो सीधा है कि क्रूर ग्रह है तो कुछ बुरा हुआ होगा वगैरह, मंगल होगा तो मारपीट हुई होगी, शनि होगा तो सांस में घुटन हुई होगी आदि, वो दिमाग लगा। तो इस प्रकार से यहाँ आप देखोगे कि पहले कुछ चैप्टर्स पे लग्न पे और चंद्र पे बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट किया है, और सहसा हम जब इधर चले जाते हैं, प्रत्यक्ष जब करते हैं, कम से कम मैं ऐसा करता था, तो मैं इसको कई बार भूल जाता। मैं अपना इच्छा हो गया, इसका सब कुछ ठीक ठाक हो गया वगैरह ऐसा बोलने लगता था। फिर बाद में मेरे ख्याल में है कि मैं कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ, क्योंकि जब बहुत हम क्या कह सकते हैं उसको, मेरे ये तीन चार भाषा में बोलने से ना शब्दों की गड़बड़ होती है, तो सीरियस यदि कोई आदमी है हेल्थ के बारे में, तो मैं सहसा ऐसा देखता हूँ, कई बार ऐसा प्रश्न होता है कि ये निकलेंगे इससे या नहीं निकलेंगे, तो पहले देखता हूँ कि लग्नेश बलवान है क्या, क्योंकि लग्नेश बलवान है तो वो जो भी उसको बीमारी है उसको लड़के निकलने की शक्ति तो होगी उसमें, है ना। इसी का ये अलग ढंग से प्रयोग है कि ये जो कार्य करने वाला है, करने वाला तो वो आखिरी में लग्न रिप्रेजेंट करता है, तो वही कार्य करेगा। तो कार्य करने वाला ही दुर्बल है, तो कार्य का स्थल कितना भी सबल होगा तो कार्य पूरा नहीं होगा, इस प्रकार से। और आपने जैमिनी में भी देखा होगा कि चरण लगने में ऊर्जा ज्यादा रहती है, वो चंचल रहता है, तो चंचल रहेगा तो एक जगह कम बैठेगा, तो वो शायद फिर गड़बड़ करता है। तो इस प्रकार से देखना मुझे लगता है ज्यादा संयुक्तिक होगा, कि पहले तो लगना ठीक ठाक है कि देख के बाद में फिर वो लग्नेश कार्येश के संबंध को देख, वो संबंध के बाद में हम इत्तेशाल की बात यदि करेंगे तो शायद हमारा जो कहना है वो अ, अ, काफी फीसदी बराबर निकलने की संभावना है। बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हमको योगों में जाने की जरूरत नहीं है, हालांकि आगे में सब योग दिए कि भाई बीमार है कोई तो कैसा देखना, तो वही जो डॉक्टर है वो लग्न से देखना, और बीमारी जो है वो सप्तम भाव से देखना, ऐसा कुछ कहा गया है, आपको पता हो। पर यदि बीमारी का प्रश्न है तो वो बीमार है, तो फिर मैं कभी कभी देखूंगा कि लग्नेश और षष्ठेश में क्या संबंध आ रहा है, क्योंकि अभी तो मैं डॉक्टर का तो देख ही नहीं रहा, पहले इसका क्या होगा देख रहा हूँ, है ना। तो वहीं पर वो उसके चित्त में स्फुरण होने वाला जो है वो ज्योतिष बताया जाता है, ये जो मैं पहले शुरू में बताया ना, उसका वहां संबंध, क्योंकि आप उसको देखते कैसे कि डॉक्टर की ट्रीटमेंट ठीक है कि नहीं, मतलब ये ठीक होने वाला है कि नहीं, ये शायद मैं देखूं मेरे समाज में होगा वो, अब शॉर्टकट वाले हैं ना, मैं तो बहुत बार बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ ये ठीक होने वाला, ये महत्व का है, डॉक्टर वॉक्टर बाद में देखेंगे, ये ठीक होगा तो फिर देखते बैठे। हाँ, उसको कोई रिएक्शन वगैरह आ गई तो फिर उस वक्त लग्न को हम भेषज यानी डॉक्टर समझते हैं, है ना। फिर वो उसने दवा ली कि नहीं ली, या क्या हुआ वो हम देखते रहेंगे दवा बराबर। तो इसलिए पहले प्रश्न पूछने के बाद में प्रश्न क्या है इसको समझ लेना, प्रश्न क्या है समझने के बाद में फिर हमको भाव पहले निश्चित करना चाहिए, वहां से हमको कार्येश यानी भाव का अधिपति पता चले। तो मैं यदि करूँ कभी तो इस प्रकार से करूँ, और वो तभी करूंगा जब मेरे मन में आएगा
को मैंने देखा है। तो आप समझ सकते हैं कि मैं प्रश्न में कई बार क्यों, क्या बोलते हैं, थोड़ा रिलक्टेंट रहता हूँ उसको एनालाइज करने में, क्योंकि किसी दूसरे को प्रश्न पूछा गया है, उसके चित्त में हो गया है जो होना, है ना। हालांकि हमारे को एक थियोरिटिकल उसका तत्व समझने के लिए तो उसकी जरूरत पड़ती है, वो नहीं पड़ती ऐसे नहीं। पर मैं, मेरे दिल की बात, अब मेरे ख्याल से मेरे से जो बहुत दिनों से जुड़े हैं, उनको मालूम है कि मैं मन की बात बताते वक्त कभी तो वो झूठ मूठ बोलने की मुझे आदत है, वो आता ही नहीं है, तो इसलिए वो छूट तो इसलिए हमको प्रश्न लगने में या प्रश्न कुंडली में, अच्छा ये यही है ऐसा, दैवत ने वल्लभा में उन्होंने कोई आपको डिग्रीज नहीं बताई, ठीक है। फिर जातक के विवेक का कहाँ संबंध था, इसको बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। तो वहां तो उसके चित्त में स्फुरण हुआ, इसका मतलब तो बराबर ही है, वो तो आपको समझ ही रहा है। पर विवेक का इसलिए प्रयोग होता है कि ऐसा बोला जाता है कि यदि वो चर राशि होगी तो कुछ घंटों में, नहीं तो फिर द्विसभा होगी तो कुछ हफ्तों में, और यदि सब जो स्थिर राशि होगी तो कुछ महीने में वो फल होगा। जितने अंश का अंतर है उसमें, उससे भविष्य तो इतना साल रहता है ऐसा एकदम तो मुतशिल बहुत फर्क कम रहता है कि एक ही डिग्री में आ गए, 1 डिग्री के अंतर से, है ना। ऐसा कहा गया है। अरे परंतु प्रश्न क्या है, प्रश्न ऐसा है कि जहाँ महीनों की बात ही नहीं आ रही है, वहां हम केवल लग्न भाई स्थिर लग्न है इसलिए वो महीने भर के बाद में होगा ऐसा बोल, क्या ये उचित होगा? ये नहीं होगा। या प्रश्न ऐसा है कि जहाँ दिनों में कुछ हो ही नहीं सकता या घंटों में कुछ हो ही नहीं सकता, उस वक्त हमने बोल देना कि नहीं नहीं, ये तो चल राशि है तो एकदम फटाफट फटाफट हो जाना चाहिए, इसमें ऊर्जा बहुत ज्यादा है, तो क्या ये सही होगा? ये भी नहीं होगा। खासकर ये भाई स्त्री है, इसकी डिलीवरी कब होगी, वो 7वें महीने में आ रही है, आप बता रहे कि 4 घंटे में होगी क्योंकि 4 डिग्री का अंतर है और चरु लग्न में इन्वॉल्व है, तो शास्त्र हास्यास्पद हो जाए। ज्योतिषी का तो जो होगा होने दो, उसमें कोई प्रॉब्लम। तो इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ, कई बार हमारे कुछ प्रिय शिष्य है वो हंसते हैं जब मैं विवेक का प्रयोग करता हूँ, पर वो बोलता हूँ, पर ये हकीकत है। मैं बता देना चाहता हूँ, वहां हमको अ, अ, परिस्थिति क्या है, प्रश्न क्या है, उस पर गहन विचार करके फिर बोलना चाहिए। इस प्रकार से आप, आपके पास भी प्रश्न के चार्ट होंगे, आप उसको प्रयत्न करके देखिए, आपको समझ आएगी। काफी बार आप बहुत नजदीक पहुंच जाओगे, क्योंकि ये जो वो और एक पद्धति दी है कि शंकु को स्थापन करना, उसकी छाया कितनी है देखना, उसको डिवीजन करना, ये सब ठीक है, अच्छा है, हमारे एकेडमिक पढ़ने के लिए उसकी जरूरत नहीं। पर वो समय की बात कर रहा है। प्रश्न ये है कि कितने लोगों को शंकु प्रस्थापित करना आता है, इसे भी सोचिए। मुझे तो नहीं आता, मुझे मालूम है, पर मैं करता नहीं हूँ, तो रोज न करने वाले ने उसका प्रयत्न भी नहीं करना। परंतु क्योंकि ऐसे प्रकार बहुत सारे नहीं है, ऐसा कुछ नहीं कि अंशों में उसको कैसा तब्दील करना, कितना कितना टका उसका परिणाम होगा, वो परसेंटेज में भी किया है। वो एक आपको रफ एस्टिमेट देगा, जहाँ भी ग्रंथों में ऐसा लिखा रहता है तो वो रफ एस्टिमेट रहता है, क्योंकि जातक की उम्र, प्रश्न कौन सा है, इसको सबको समझते हुए फिर हमको ही हमारे विवेक से ख्याल में रखना है कि यहाँ क्या होने की संभावना है। तो अरे अभी तक तो 1 घंटा हो गया है, आपने बड़े पेशेंटली सुना है, इसके लिए तो आपकी कितना तारीफ करूं मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि ये क्लिष्ट विषय है और मैं नॉर्मल से थोड़ा सा अलग जा रहा हूँ। परंतु मुझे ऐसा लगता है कि आपके लेवल का जो पढ़ाई का स्तर ऑलरेडी हो गया है, और आप लोग पढ़ाते भी हो कुछ इसमें, तो उनके दिमाग में कुछ मैं डालने का प्रयत्न करता हूँ कि इस ढंग से भी आप कुछ उसको विचार करके कुछ लिखेंगे तो आगे के जनरेशन को फायदा हो। हमारा तो अभी मन बन गया रहता है, तो हम एक ही प्रकार से सोचते हैं। इसमें देखिए, आप जैसा प्रश्न मार्ग में निमित्त की बात की गई है ना, तो यहाँ पर भी हम निमित्त को देख सकते हैं। एक जगह लक्षणम ऐसा कहा गया है, मेरे ख्याल से यदि मेरा गलत नहीं है, तो प्रथम भाव के जो एट्रीब्यूट्स है, उसके जो गुण या उसके जो इंडिकेटर्स दिए हुए हैं, उसमें लक्षण आता है। अब लक्षण का अर्थ चेहरे पे मार्क होना वगैरह में होता है, मस्सा वगैरह, उसको भी लक्षण कहते हैं। परंतु वचनम भी आया है, बोलता कैसा है, तो इनको सबको समझते हुए हम ये समझते कि ये शायद लक्षण
शकुन, लक्षण, निमित्त, ये करीबन नजदीक नजदीक के शब्द आते हैं। तो उसकी तरफ भी प्रश्न करते वक्त आपको ध्यान देना चाहिए। बिजली चली गई सडनली तो उसका जो भी प्रश्न है वो असफल होगा या निगेटिव होगा, ये मैं जान के चलता हूँ, या कम से कम मैं मानता हूँ। तो कई बार वैसा होता है तो मुझे लगता है मैं सही कर, है ना। तो इस प्रकार से आपने देखा होगा कि यदि मेरी मेमोरी ठीक है तो महाभारत में भीष्म पर्व में भीष्म पितामह बताते हैं क्या होगा करके, है ना। तो उस वक्त बोलते हैं कि ये चिल्ला रहे हैं, वो वहां को उनको प्रश्न किया जाता है कि आप क्या हो। तो प्रश्न का उत्तर वो जब देते हैं तो वो शनि के गोचर की भी बात करते हैं। रोहिणी का शकट भेद हो गया है, बाएं तरफ से चुगाल चिल्ला रहे हैं, है ना, गिद्दा आदि पक्षी दिख रहे हैं। तो ये शकुन, वो दिखने वाले हमारे गोचर, क्योंकि एक प्रकार से ये गोचर ही है, आप ये समझ सकते हो। क्योंकि प्रश्न के समय कौन सा ग्रह कहाँ जा रहा है और किसके पास जा रहा है इसी से संबंधित है। तो इन्हें में वो एक गोचर का अलग फॉर्म है। तो उसके साथ में हमने निमित्त भी वो ध्यान रहना चाहिए। और आप लोग यंग हो, आपका ध्यान रहेगा, हम लोगों का तो ठीक है, आधा ध्यान कहीं रहता है, आधा ध्यान कहीं रहता है, तो हमको अलाउड है सब कुछ गलतियां करना। पर फिर भी होता है कि अपने को सडनली कुछ भी आते हुए दिखता है ना। सिर्फ इतना ही है कि वो शकुन और वो करते वक्त हमारे प्री कंसीव्ड नोशंस को बाहर निकाल देना पड़ता है। आप प्रश्न मार्ग पढ़ोगे तो आपको ख्याल में आएगा कि कभी कभी जिसे हम बुरा बोलते हैं वो चीज को अच्छा माना जाता है शकुन में या निमित्त में। प्रश्न मार्ग आप लोगों ने पढ़ा होगा। और इसीलिए मैं प्रश्न मार्ग से थोड़ा दूर ही रहता हूँ। मैं बिल्कुल आपको तो बिल्कुल प्रामाणिकता से बताऊँ, मैं पढ़ता हूँ, थोड़ा बहुत समझ लेता हूँ, परंतु इसलिए करता हूँ कि क्या है, हमारे मेरे तो खुद के अब इतने साल में ना प्री कंसीव्ड नोशंस हो गए। तो वहां पे थोड़ा सा फर्क है, पर कुछ कुछ एकदम क्लियर है। पर अब गिद्ध कहाँ से हमको वो, हम फ्लैट में बैठे हुए तो देखेंगे आप, है ना। हाँ, कौवे की आवाज वगैरह सुनाई दी, पर उसका भी प्रयोग यहाँ होना चाहिए। क्योंकि वो जो हो है ये हमारे मस्तिष्क में जो विचार आ रहे हैं ज्योतिष के, उसका इससे सब पूरा संबंध। तो इस प्रकार से मैं इसीलिए बोला कि इस लेवल को मेरे को पढ़ाने में इसलिए आनंद आता है कि मैं यदि कुछ जो ट्रेडिशनल सीखा है उससे अलग बताने की संभावना रहती है मेरी। और वो इसलिए रहती है कि तब तक वो मन परिपक्व हो गया है। तब हम उस ढंग से विचार करना चाहिए कि ये हो क्या। कई बार ऐसे विक्षिप्त प्रश्न आते हैं जी, कि जो हमें प्रश्न मार्ग में या इवन प्रश्न तंत्र में उन्होंने फॉर्मेट दिया उससे कुछ तो भी और भलती आ जाती। तो उस वक्त हमको भावों का अभ्यास परफेक्ट होना चाहिए। भावों का अभ्यास का संबंध कार्य से आता है। लग्न परिस्थिति को बताता है, दर्शाता है। जो भी चीज है, जो प्रश्न है, वही एक प्राणी है ऐसा समझ के उसका जन्म कहाँ से हुआ, तो बीज जो है प्रश्न के मार्ग से शिक्षक ने हमारे मस्तिष्क में डाला। और उसका जन्म जो है वो जब हम कर्म करने लगेंगे, वो कुंडली डालने के लिए पहले जमाने में वक्त भी लगता था ना, वो हम लोग पंचांग वगैरह देखते थे, तो फिर उसमें से हाथ से निकालते बैठते थे तो उसमें आधा घंटा लग जाता। तो उसको सबको देखते हुए फिर हमको करना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसने जब प्रश्न पूछा उस वक्त में, आप जब चालू करोगे वो समय ज्यादा महत्व है। जो उस वक्त आपका जो विचार की जो, यानी हम क्या कर सकते हैं उसको, वो मन पूरा उस पे एकाग्र होता है कि मेरे को ये प्रश्न का कुछ तो भी करना है, इसमें मुझे देखना है। जब वो एकाग्र मन रहेगा तभी उसका उत्तर सही आएगा। और इसीलिए चंद्र का वहां बार बार महत्व की बात कर रहे हैं। देख रहे हैं आपने इसमें यहाँ पे लग्न, कार्यश और चंद्र, इन्हीं के बारे में, उनके बल और निर्बल होने से ही संबंध है। वो हर, अब नीलकंठ जी ने एक ढंग से देखा होगा तो आप कई बार देखोगे कि भगवत दीपक में अलग ढंग से उसी को बोला हुआ है। इसमें कोई किसी का अपमान नहीं है, अलग अलग ढंग से सोचने की बात है और हर एक ने जैसा अनुभव किया उस प्रकार से बताया। बहुत और भी बहुत सारे प्रश्न पे ग्रंथ है। कुछ अवेलेबल है, कुछ नहीं है, परंतु उनमें से एक ही तार चलती है। सब जगह कैसा भी किया तो भी लग्न का महत्व आएगा, कार्य का मतलब आएगा, क्योंकि जिस बारे में पूछता है उस बात से संबंध आएगा। तो भावों को आपको पता होना चाहिए। हम रेगुलर जो भाव को जिस ढंग से समझते हैं उससे कुछ कुछ जगह कुछ अलग दिया है। मैं ये कोशिश करूंगा अगले लेक्चर में, क्योंकि मेरा ऐसा कहना है कि कार्य शब्द जब तक फिक्स नहीं करते तब तक हम ठीक है, हो गया तो हो गया वाला किस्सा है वो। तो भावों को क्या कहा है उन्होंने,
सामाजिक पद्धति में किस प्रकार से भाव दिखते हैं। इसको कुछ कुछ जगह आपको फर्क दिखेगा, सब जगह नहीं दिखेगा। और मुझे लगता है कि तीन चार जगह ही दिखेगा, परंतु वो महत्व का है। और वो क्यों है, तो आपको ऐसे ही प्रकार का सुनना होगा मेरे से, तो मुझे बताइए, नहीं तो फिर मैं अपना स्टैंडर्ड पता चालू करूँ पढ़ के इस वक्त किताब में, है ना। तो, पर मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग विचार करके करते हैं, तो इसलिए अब आप लोग बोलिए, मैं मेरे जबान को वो लगाम देता हूँ, पर आप बोलिए क्या प्र- पूछना है या मुझे बताना है, तो बिल्कुल प्रणाम। स्पष्ट बताइए, उसमें कोई प्रॉब्लम। प्रणाम सर। नमस्ते। सर आज तो बहुत मजा आया सर, सच्ची बात तो ये है। अरे नो काइंड ऑफ यू, मुझे डर था कि सबका दिमाग मैंने पका दिया है। अच्छा, उधर प्रदीप जी नहीं देख रहे हैं, तो मैं उनकी निगरानी में बोलना भी थोड़ा सा असहज हो जाता है हमें, है ना। सो काइंड ऑफ सर इसलिए मैंने वीडियो बंद कर दिया था अपना सर, कि मैं बताता सो आपको। काइंड ऑफ यू सर, सो काइंड ऑफ यू सर। मैं तो आपको मालूम है, मैं दिल से बोलता हूँ, जो भी बोलता हूँ तो मेरे को आता भी नहीं साहब। क्या करें, अभी अनपढ़ है, आगे अगले जन्म में देखेंगे। तो क्योंकि बहुत बहुत सारे साहब देखिए कॉन्ट्रडिक्शन आते हैं। जैसा मैंने जब भी उदाहरण दिया कि वो कुटिल है क्या देखने के लिए लगता, पे यदि क्रूर है तो कुटिल है। अरे पर वो राजा जीतेगा या उसका प्रतिस्पर्धी जीतेगा, ये प्रश्न है, तो वहां वो क्रूर का उसके लग्न में होना तो अच्छा है। वहां का उसकी कुटिलता आ गई प्रश्न पूछने को, उसका बिल्कुल सिंसियर प्रश्न जैसा आज का हो रहा था। आज दिल्ली में तो आप लोगों को खबर है कि बड़ा भारी युद्ध चालू था, है ना। तो वो प्रश्न, अब उसको हम कुटिल कहेंगे और उसको हम नहीं बताएंगे तो फिर शास्त्र का अपमान हो जाएगा। एक जगह कुछ तो भी सर मुझे याद आ रहा है, एक श्लोक है कि बोले आत्म दीन वगैरह आए और यदि आपने उसको नहीं बताया तो आपका ये सब ज्योतिष का नॉलेज खत्म हो जाएगा, ऐसा स्वयं शंभू कहते हैं, भगवान कहते हैं। तो इसलिए मैं फिर बताना चाहता हूँ वो ट्रेडिशनल से, इसलिए कि ये तो इनको मालूम है। मैं सोच रहा हूँ उसके तत्व को ये समझ लेंगे तो ये इसको कहीं पे कहीं पहुंचा देंगे। हो सकता है अगले जन्म में मैं जब स्टूडेंट होके आऊंगा तब ये लोग मुझे अच्छे ढंग से सिखाएंगे। तो इसलिए मैं ऐसा बोलता हूँ। अब बोलिए, और किसी को कुछ भी कहना है तो बोलिए, आप चिंता नहीं कीजिए, चिंता नहीं कीजिए, मैं भी बड़े उत्सुकता से बोलते रहता हूँ हाँ, सब कुछ। शगुन पे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन कर दीजिए। हाँ बेटा। शगुन शगुन पे थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। अरे बस इतना ही शगुन पे काफी है। देखो, शगुन का कैसा है कि प्रश्न जब पूछा जाता है, उस वक्त क्या हो रही है घटना, हम्म। उसके तरफ ध्यान होना चाहिए। क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है, कोई आते रहता, कोई जाते रहता, है ना। जा रहा है तो होने वाला काम नहीं होगा, आ रहा है तो होगा। फिर वो कौन से प्रकार का है, तो मेरे ख्याल से यदि मुझे याद बराबर है तो प्रश्न मार्क भैया कहाँ का है, वहां हम जो समझते ब्राह्मण आना अच्छा है, वहां वो ब्राह्मण आना अच्छा नहीं बोलते हैं, है ना। तो इसलिए वो शकुन को, परंतु हम एक जनरल जो हमें मालूम है, कुछ भी अनहोनी निगेटिव चीज हो गई तो ये प्रश्न का उत्तर नहीं आने वाला, या इसका निगेटिव उत्तर है ऐसा समझ रहे हो, कोई हरकत नहीं, आपको बहुत बार उसका अनुभव आ जाए। या बिजली गई है, सडनली बिजली आ गई, तो वो सफल होगा, या आप समझते। और आपको 99% वक्त में हम प्रश्न जो कुंडली है उसको भी जब एनालाइज करते हैं वही उत्तर आए। क्योंकि ये सब जो अ, भविष्य करता है उसके मन की बात कर रहे हैं, वो बोलते हैं उसके चित्त में स्फुरण होता है उत्तर का। इसीलिए पहला मैंने वो श्लोक पहला या दूसरा दिया था आपको कि उसका उगम कहाँ होता है। तो वो प्रश्न तो आ गया, वो बीज है, वो बीज पड़ गया इसके दिमाग में। अब इसका बच्चा होगा और फिर वो जब बाहर आएगा तो इसके मुंह से आएगा किसके, हमारे भविष्य करता क्या, आजकल तो हम मेल पे करते हैं, एक ही बात है। तो इस प्रकार से उसको दिखाया, तो इसको यदि लगा कि कुछ तो भी अनहोना हो गया, तो वहां पे अनहोना होने की संभावना बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। इसलिए शकुन को आप दिखा, अब वो पहले शकुन तो थे कि भाई बाएं तरफ से वो सियार यदि बोले, दाहिने तरफ से कुत्ता बोले, अभी वो आपके पास कहाँ आएंगे जी, आप एसी कमरे में बैठे रहते हैं, आ ही नहीं सकते वो, है ना। नहीं हाँ, या सर, नहीं, अरे जैसे इसलिए मैं कि अगर उसको विवेक, आपको मैं मैथ्स का क्वेश्चन। आपको बार बार जो बोलता हूँ विवेक का प्रयोग करो, वो इसलिए बोलता हूँ, है ना। वो कौन से दिशा से आता है उसको आरूढ़ लग्न मानो, ऐसा हमारा प्रश्न मार्ग कहता है। अरे भाई हमारा टेबल एक ही तरफ फेस वेल्थ का करते हैं, सामने से आएगा,
है ना। आप समझ सकती हो। बोलो बेटे। वेल्थ का क्वेश्चन आया है, कोई व्हाट्सएप के मैसेज आ गया बैंक का, क्रेडिट हो गया, डेबिट हो गया, तो वो भी एक शगुन माना जाएगा। डेबिट हो गया तो लॉस नहीं, है बंदे आपको को, आपका क्रेडिट हो गया। आपका नुकसान होने का नहीं है संबंध वहां पे। नहीं नहीं, मैं इसी कह रही हूँ, प्रश्नकर्ता का नुकसान का क्वेश्चन कोई आया, संबंध वेल्थ नहीं। वेल्थ का क्वेश्चन आ रहा है और हाँ, एसएमएस वेल्थ आ का गया क्वेश्चन बैंक आया। से। नॉर्मली बराबर। आजकल तो सारा कुछ है। हाँ हाँ, हाँ। पर उसने प्रश्न कहाँ पूछा, ये तो घटना हो गई आपके और पास। बैंक से हाँ हाँ, मैं समझ गया बेटा, आप नहीं, क्या बोल क्वेश्चन रहे चल रहा है, एक बंदा अचानक से एसएमएस आ जाता है, हो। डेबिट का या क्रेडिट का, तो डेबिट का आ गया तो इसका मतलब जो बंदा क्वेश्चन कर रहा है उसका लॉस हो जाएगा, और क्रेडिट का आ गया तो प्रॉफिट हो जाएगा। ये शगुन समझ में आया हिमांशु? ठीक है। कम आज से के कम जो परिपक्ष भविष्य में कम से कम जो भविष्य करता है उसके लिए तो निगेटिव हो गया, क्योंकि एसएमएस तो उसको आया, उसके अकाउंट से पैसे गए हैं। है कि नहीं? हाँ, आप ऐसा समझ सकते हो, क्यों नहीं समझ सकते हो, पर मुझे लगता नहीं है कि वो शकुन में आता है। मुझे वैयक्तिक, मुझे नहीं लगता, क्योंकि वो जातक को होना, अरे ये जो बड़ा पूछने वेट वाला सा क्वेश्चन आया था, आई एम सॉरी। पृच्छक पृच्छक यदि नहीं, पृच्छक यदि बोलेंगे मुझे मेरे इसमें डेबिट हो गया सर, और वो इलीगली हो गया है, हाँ, तो वो फिर निगेटिव की तरफ इशारा करें कि मेरे इसमें से सडनली पैसे विड्रॉ हो गए, मैंने नहीं किया, क्या हुआ। अब ये लॉस की बात है, क्योंकि देखो वो प्रश्न का उद्गम तो उसी के सर से आया है ना, हम तो केवल उसको कैरी फॉरवर्ड कर, ऐसा मुझे लगता है। इस बारे में प्रदीप जी और ब्रिगेडियर साहब ज्यादा बता सके। सर, आपका क्या मत है, प्रदीप जी? ब्रिगेडियर आप साहब बताते हैं, ब्रिगेडियर प्लीज। सोच रहे बताते हैं जी ब्रिगेडियर साहब। सर मैं मैं क्या मैं बताऊं ऐसा इस चीज सोचता मैं इस हूँ। चीज के बारे में क्या बताऊं सर। मैं तो सोचता हूँ शकुन वो है जो नेचुरल कोई चीज है सर, एनीथिंग विच हाँ, इज वो बियॉन्ड नेचर द कंट्रोल नेचर ऑफ द ह्यूमन नेचर बीइंग। विच इज अब नॉर्मल ऑब्जर्वेबल। मैथ, बराबर बराबर बाकी बराबर। देखने वाले का नजरिया है, वो हाँ किस नजरिए से देखता है। हाँ अगर वो व्हाट्सएप पे आने वाले मैसेजेस को भी शकुन माने तो मान हाँ। सकता है, कोई दिक्कत चल नहीं। सकता है। हाँ चल सकता है, मानने की बात है में तो तो ऐसा वो शायद जातक होना को, नहीं चाहिए। वो ऑब्जर्वेशन रहता है, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, पर उसके बाहर में बैठे रहते थे तो दिखता था, है ना। जैसा वो गुरु शुक्र की स्टोरी बताई, तो वो भाई, वो महिला दौड़ते आई क्योंकि ये वहां बैठे, तो फिर उन्होंने बोला ये डायरेक्शन से आएगा वगैरह, वो ज्यादा में बताता। उसको आप स्टोरी समझो या तत्व समझाने के लिए कोई एक हम क्या कह सकते हैं उसको, एक किंवदंती समझिए, पर उससे हमको कुछ तत्व समझता है। ये जो है, ये जो खुद भविष्यवेत्ता है, उसके ऑब्जर्वेशन की बात होती है जब भी हम शकुन की बात करते हैं। और उसी का उदाहरण मैंने इसलिए भीष्म पर्व में, आप देखोगे कि उसका बड़ा लंबा चौड़ा वर्णन है कि चंद्रमा निस्तेज, वहां पर भी चंद्रमा की बात आती है। चंद्रमा निस्तेज है, आज सूर्य भी पीला पीला ऐसा दिख रहा है वगैरह, ऐसा बोलते हैं। पर आजकल हम बाहर बैठ के करते ही नहीं ना साहब, तो उसको हम डायरेक्ट तो अप्लाई कर नहीं सकते। हाँ, मेरे समान होगा कभी तो मेरा कुत्ता उत्ता आ जाएगा तो मैं शायद बोल सकता हूँ, पर वो भी मुश्किल ही है, क्योंकि वो लेटर से जो मेरे सामने भौंकता नहीं है, वो बोलता है ये भौंक रहा, वो बहुत ही ज्यादा भौंकने वाले नहीं होना यहाँ पे। तो ऐसा है। नहीं बेटा, वो शकुन को है ना, आपको समझना है, तो मैं ये सोचता हूँ कि प्रश्न कुंडली पे आप ध्यान नहीं दो, कि लग्न जो है वही वो करने वाला है जो भी करने वाला है, और कार्य कौन सा है उसका अधिपति, ये दोनों का संबंध इसमें सबसे महत्वपूर्ण है। और कई बार क्या होता है कि वो निगेटिव का अर्थ पॉजिटिव रहता है, तो इसलिए वो प्रश्न क्या है उसको समझ लेना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अब फिर प्रश्न में दूसरा एक कॉन्ट्रडिक्शन मैं आपको बताना चाहता हूँ, शुरू के मेरे ख्याल से इस चैप्टर में आता है कि वो कहते हैं कि एक ही प्रश्न पूछना चाहिए, और बाद में बताते हैं कि दूसरा प्रश्न पूछा तो वो चंद्र से, तीसरा पूछा तो सूर्य से, ऐसा बता रहे हैं। तो बात थोड़ी कॉन्ट्र मेरा मानना है एक ही बार एक ही प्रश्न, और उसमें भी वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए, वो हारेगा क्या उसके बाद में जीतेगा क्या उसका, मुझे ऐसा लगता नहीं, वो यस एंड नो में ही होना चाहिए, ऐसा मेरा व्यक्तिगत मत है। गलत भी हो सकता है कि वो मुझे पड़ता है कि एक ही प्रश्न पूछे एक वक्त, और उसी का उत्तर देना चाहिए। हालांकि प्रश्न तंत्र में बताया गया कि दूसरा प्रश्न होगा तो चंद्र से बताना,
मतलब तो साफ है कि चंद्र को ही लग्न करके बता, पर चंद्र को लग्न करते साथ कई बार उसका हाँ जवाब ही आ रहा है, क्योंकि हम चंद्र और लग्नाधिपति की स्ट्रेंथ की बात करते हैं, तो वहां चंद्र हुआ तो चंद्र लग्न हो गया, तो फिर वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पर हो सकता है। बाद में सूर्य, वो फिर से देखिए, उसके बाद में प्रश्न से बाद में इमीडिएटली चंद्र आता है। चंद्र का महत्व आप देखते जाइए प्रश्न तंत्र में कितना किया गया है। चंद्र कई बार भूला जाता है, तो वो आगे में मेरे ख्याल से, हाँ नेक्स्ट लेक्चर में मैं वो श्लोक भी, वो मेरा ऐसा भी तकिया कलाम श्लोक है, ताजिक नीलकंठी में थोड़ा सा आखिरी का शब्द बदल दिया है मैंने, अर्थ नहीं बदला, अर्थ वही। वहां पर भी वो एक ही बात को बता रहा है और इसी प्रमाण में बता रहा है। ये मेरे इसलिए दिमाग में आया कि ऐसा योग दिया है कि शुक्र लग्न में हो और बुध सप्तम में हो, और फिर उस पर कमेंट भी की है विद्वान टीकाकारों ने कि ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मैं उस पे जब एक बार मनन कर रहा था, तो मेरे ख्याल में है कि वो नवांशक बल की बात कर, तो ये नवांश स्थिति की तो बात नहीं कर, इस पे भी ध्यान देना चाहिए। ये एक श्लोक प्रश्नतंत्र में है जिसमें, और सभी टीकाकारों ने बोला है कि ये हो ही नहीं सकता, तो मुझे ऐसा लगता है इसका संबंध वो नवांशक बल जो शुरू में बता रहे हैं उससे तो नहीं, क्योंकि नवांश में वो आगे एक दूसरे के सामने आ सकते हैं, डिग्री इस पे डिपेंडेंट रहा तो सातवें नवांश पे शुक्र तो जरूर जा सकता है बुध से, क्योंकि शुक्र तो 45 डिग्री तक आगे बढ़ जाता है। तो ऐसा भी मेरे दिमाग में आता है, तो इस पर भी गौर करना चाहिए कि क्या हम नववांश की शक्ति का भी विचार करें। ऐसा तो करना ही चाहिए, पर उनकी उनकी ताकत तो देखना चाहिए कि कर्म करने वाला कर्म कितना करने वाला है, करेगा क्या, है ना सर। ये मेरे जो दिमाग में आ रहा है वो मैं बोल रहा हूँ सर, जो गलत हो गए मुझे बताइए। आप लोग बहुत ज्यादा पोलाइट हो, इतने पोलाइट मत रहे मेरे से, तो सर सीधा सीधा मेरे को बता ये गलत है करके, आई वुड लाइक दैट बिकॉज आई वांट टू नहीं लर्न। नहीं नहीं सर, मेरा एक थोड़ा सा प्रश्न था कि जी सर। पूरे अगर प्रश्न मार्ग में हम देखते हैं तो जी। कोई कुछ कुछ जगह ऐसी कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट्स हैं हाँ हाँ है कि सर। जो संभव नहीं हो सकता। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जैसे सर। मरकरी बीइंग एस्पेक्टेड बाय सन, बट या एज यू सच। सेड, हाँ बट वो आप हालांकि वो दोनों के दोनों इकट्ठे हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि पूरा का पूरा प्रश्न, क्योंकि ऐसी ऐसी चीज बीच में छोड़ी हुई है, हाँ हाँ और हाँ। उन्होंने ये नहीं बोला है कि हम ये इस्तेमाल करें, D9 करें या D1। नहीं नहीं तो नहीं नहीं। पूरा का पूरा प्रश्न मार्ग जो सा है, असल में हमको D9 पे ही इस्तेमाल करना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है मुझे सर? मुझे अब मुझे ऐसा लगता है साहब, क्योंकि नवांशक बल की बात की जाती है, तो नवांशक बल तो नवांश कुंडली में हमको समझेगा। जी जैसे सर। अपने जेमिनी के अंदर देखते हैं तो अधिकांश जेमिनी में तो कारकाश वाला, बहुत बार यू आर एब्सेंट। कारकाश में अधिकांश जो होता है हम D9 से ही देखते हैं। हाँ हाँ और हाँ जब आप हाँ। वैसे किताब में कारकौशल है। देखो तो वो बोलते हैं कि नहीं D1 से चेक करो, तो D1 नहीं चलता है। तो पर बिल्कुल, व्हाई नॉट। तो अगर ऐसा है तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो चाहते हैं कि D9 से ही चेक करो, पर हम पीछे पड़े हुए हैं D1 के ही। हाँ हो सकता है सर, क्यों नहीं हो सकता। मुझे वही वो दिमाग में आता है कि इसमें तो बड़ा स्पेसिफिक उन्होंने पहले चैप्टर में नवांशक बल की बात बता दी हम्म। कि नवांश लग्न को देखो, उसकी शक्ति देखो, तो इसका मतलब वो ऐसा तो नहीं बोल रहे। ये मेरे दिमाग में बहुत बार आता है सर। पर वो हमारी माता बोलती थी कि तेरा कुरापति दिमाग का कुछ भी आता है, इसलिए मैं आप लोगों से तो दोनों। उसके बारे में सोचने की बात कर रहा हूँ। इन लोगों से सोचते हैं लोग, क्योंकि ऐसा क्यों कहेंगे, अच्छा सब विद्वान कहते हैं, तो कुछ तो उसके पीछे होगा जो हम शायद समझने की स्थिति में नहीं। हाँ वो जो नाभस योग में है वहां पर तो ठीक है, क्योंकि वो सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं। मेरे ख्याल से वज्र या हल योग या यव योग वगैरह में है, वहां ठीक है, क्योंकि वो सिर्फ राशियों की बात कर रहे हैं नाभस योग में। हम्म। तो वहां भाई सभी शुभ ग्रह एक दूसरे के केंद्र में है बोलने के बाद में वराहमिहिर ने भी वही कमेंट किए कि भाई ऐसा हो ही नहीं सकता। पर वो हो सकता है उत्तर ध्रुव के पास हम जाएंगे सकते, जैसे हम लैटिट्यूड में ऊपर ऊपर जाते जाएंगे तो वो नजदीक में दिखने वाले तो पर मेरे ख्याल से वराहमिहिर जी ने बोला है सर, बृहद जातक बृहद संहिता में या कहीं तो कि ये 27 डिग्री तक लागू है वगैरह, ऐसा कुछ तो वो खैर वेदर कंडीशन के बारे में बोला, ऐसा कुछ मुझे याद आ रहा है। अभी मेमोरी तो साफ गई है, ये तो सच है। हम तो ये ये सच है। चीज जानते ही नहीं था। मैं पहले ऐसा बोलता था
जब यंग था सर, वो बोलता था हाथी और चंदू शर्मा कभी नहीं भूलते। मुझे अभी ख्याल में है कि हाथी नहीं भूलता, ये केवल सही है, बाकी सब गलत है। बाकी सब गलत है। थैंक बाकी यू सर। तो सर बहुत जी तंग सर, किया आप लोगों को सबको। थैंक यू तो सर। किसी को कोई प्रश्न नहीं होगा तो फिर हम हाँ, अगली बार पूछ लेंगे सर। जी सर, मैं 2-3 इससे ज्यादा नहीं लूंगा। अब तो अगला मेरे को क्या तकलीफ देने वाले आप सोचो, मैं भी सोच के रखता हूँ, है ना सर? ठीक ठीक है सर। क्योंकि मैं ये समझ रहा हूँ सर, मैं आपको मेरे को दिल की बात, मैं ये समझ रहा हूँ कि ये लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा, जी इनको मैं कुछ और सोचने को बाध्य करने की कोशिश कर जी रहा सर। हूँ। जी सर। और उसका क्या नतीजा, क्योंकि मैंने देखा सर कि आपके स्टूडेंट लोग रिसर्च में काफी इन्वॉल्व है, वो बिल्कुल डाटा देखते हैं, सब देखते हैं और फिर उसको बराबर एनालाइज करते हैं। हमारे वक्त तो था ही नहीं, तो मिलता भी नहीं था, लोग आते भी नहीं थे, और आते भी थे तो वो उसी वक्त उसको निपटा देते थे, तो वो नहीं होता। तो उससे मैं सोच रहा हूँ कि और फिर नेक्स्ट जनरेशन के लिए कुछ उसके और यदि मिल सके कि जिसका एक एडिशनल टूल या ज्यादा एक्यूरेट टूल मिल सके, तो जो पृच्छक है उसको फायदा, ये यही कारण है ना सर? राइट, राइट, राइट सर। So shall I take your यस leave? सर, प्लीज। या सर, थैंक यू सर, थैंक यू। My pleasure, sir. थैंक यू सर, प्रणाम। प्रणा- थैंक यू प्रणाम सर। सर, नमस्कार प्रणाम सर। नमस्ते। थैंक यू सर। प्रणाम सर, नमस्कार सर। प्रणाम सर, थैंक यू। नमस्कार सर। So kind of you.